नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं, जो हमारा इतिहास का जो चौथा चैप्टर है, जिसको हम विचारक विश्वास और इमारतें करके करके नाम का जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे। ये कल का वीडियो लेक्चर जिसको मैंने पार्ट 6 बताया था, असल में वो पार्ट आपका 8 था, तो थंबनेल पर आपने देखा होगा, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो ये आपका पार्ट 9वां है, जिसमें हम यूपी बोर्ड का जो चौथा चैप्टर है विचारक विश्वास और इमारतें नाम करके जो चैप्टर है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ जानकारियों को हम जो कि है देखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो विचारक विश्वास और इमारतें करके जो चैप्टर है, इसको जो है हम मौर्योत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। यह आपको मालूम है, जो मौर्योत्तर काल आपका 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक माना जाता है मौर्योत्तर काल के। और इस मौर्योत्तर काल में हमने कई सारे वंशों, कई सारे शासकों के बारे में पढ़ा। जैसे हमने शकों के बारे में पढ़ा, शुंग के बारे में पढ़ा, सातवाहनों के बारे में पढ़ा, कुषाणों के बारे में हमने पढ़ा, कुषाणों के बारे में पढ़ा। हमने दक्षिण साहित्य में, दक्षिणी भारत में हमने चेर, चोल, पांडे आदि के बारे में क्या हमने जो है इस चैप्टर में हमने समानता इन सब के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा। इनके धर्म के बारे में पढ़ा, इनके समाज के बारे में पढ़ा, इनके प्रशासन के बारे में पढ़ा, इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में हमने अब तक जो है, बाकी जो हमारे 8 पाठ है उस सभी चीज़ों के बारे में हमने क्रमशः इनका एक अच्छा खासा एक अध्ययन कर दिया। और जो कि जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताते चला आ रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका पहला और तीसरा चैप्टर है। तो अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें कुछ चीज़ों को, या एक बार आप इसको पढ़ के आप छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 बार या 3 बार या बहुत ज़्यादा बार इसको पढ़ने की। हालांकि फिर भी यदि इससे प्रश्न आते हैं एमसीक्यू में, हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, तो प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन पहले और तीसरे चैप्टर से जितना प्रश्न आते हैं उतना दूसरे व चौथे चैप्टर से आपके प्रश्न देखने को नहीं मिलते। लेकिन फिर भी चेर चोल इनके बारे में, सातवाहनों के बारे में, कुषाणों के बारे में, या संगम साहित्य के बारे में इत्यादि से करके कुछ ना कुछ प्रश्न आ जाता है। कुछ मूर्ति कलाओं से प्रश्न आ जाता है, कुछ यहाँ के संस्कृतियों से कहीं ना कहीं प्रश्न आता है। लेकिन पहले व तीसरे चैप्टर से कम जो है प्रश्न आता है। 6 से 8 नंबर का प्रश्न हर साल जो है, 6 से 8 नंबर का प्रश्न जो है हर साल प्रकृति रही है कि इस चैप्टर से कहीं ना कहीं पूछ सकता है किसी न किसी मॉडल पेपर में। और मैं ये जो बता रहा हूँ, ये पिछले वर्ष के जो प्रीवियस ईयर्स जो प्रश्न पत्र है उनके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के क्रम में चलिए हम आगे अपने सेशन को, आज के वीडियो लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं। कल का वीडियो लेक्चर को संक्षिप्त में बताते हुए मैं इस सेशन को जो हूँ स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने जो है गंधार और मथुरा कला, यानी गंधार कला और मथुरा कला को लगभग हमने पढ़ के हमने समाप्त कर लिया। यानी गंधार और मथुरा कला, मूर्ति कला में यदि किसी भी प्रकार का सवाल या किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न पूछे जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं आपने मथुरा कला नहीं पढ़ा, गंधार कला नहीं पढ़ा, तो आप उसमें नहीं लिख पाएंगे। उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को आप लिख पाएंगे, मुझे यहाँ तक पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब उसी में एक और कला है जिसको हम अमरावती कला के नाम से जानते हैं। नाम से एक शब्द आ रहा है अमरावती। अब ये अमरावती कला जो कि आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों से क्या ये एक कला है, ये मूर्ति कला। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये एमसीक्यू के लिए और शॉर्ट लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि पेपर में यदि प्रश्न बनते हैं तो ऐसा ना हो कि हम प्रश्न ही ना कर पाए, सॉल्व ही ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पर अगर प्राचीन भारत के इतिहास में यदि आपका 4 चैप्टर दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये पहला और तीसरा अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों को क्या, हम इन दोनों को नकार दें या निगलेक्ट कर दें, अनदेखा कर दें। इनको भी देंगे, लेकिन प्राथमिकता जो थी इसकी ज़्यादा रहेगी, प्राथमिकता इसकी ज़्यादा रहेगी पहले वो तीसरे चैप्टर की। उसके बाद हम प्राचीन भारत के इतिहास में क्रमशः दूसरे व चौथे चैप्टर को हम रखेंगे। ये मैंने आपको बताया था।
यदि आपको प्राचीन भारत में लगभग 30 से 35 नंबर का यदि सवाल सही करना हो तो आपको लगभग 20 से 25 नंबर का जो सवाल है, मोटी मोटा 20 से 25 नंबर का सवाल, 25 नंबर का तो सवाल तो केवल पहले व तीसरे चैप्टर से मिल गया। बचे जो 10 से 15 नंबर के जो आम सामान्यतः जो सवाल होंगे वो आपके दूसरे व चौथे चैप्टर से ही होंगे। तो मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं पहले वो तीसरे चैप्टर को पढ़कर आपको 20 से 22 या 20 से 25 नंबर आपको मिल जा रहा है, जबकि वहीं पर आप जो दूसरे व चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे तो मुश्किल से आपको 10 से 15 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर इतने ही आपके अंक के प्रश्न सामान्यतः बनेंगे। आप इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए, जैसे कि हम अमरावती कला की बात कर रहे थे, अमरावती कला को हमको पढ़ना है। तो देखिए अमरावती कला में हम मूर्तिकला को पढ़ेंगे। और मूर्तिकला क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी स्रोत के रूप में पूछ देता है कि मौर्य काल में जो हमारे सातवाहन थे इसकी जानकारी उनके स्रोत बताए, तो हम मूर्तिकला का भी उल्लेख कर सकते हैं, हम स्थापत्य कला का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो क्योंकि यह पुरातात्विक शास्त्र में ये सब आ जाते हैं, या इनके कलाओं से एमसीक्यू की तरह से क्या कुछ प्रश्न पूछ देता है। पूछने की इसकी क्या यूपी बोर्ड में आपका जो हिंदी मीडियम है इसकी क्या हमेशा प्रकृति रही है। और मैं आपको बता दूं, मैं जो भी पढ़ाता हूं न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस पर आधारित अपडेटेड क्लास होती है। इस समय मैं एकदम लाइव हूं आप लोगों के सामने। मैं डेली शाम 7 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लास चलाता हूं। इस समय मैं लाइव हूं और आप लोग के लिए ये एक लाइव क्लास चल रहा है, जिसमें आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट है, आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लाइव सेशन में आप पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों कि यदि जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, मतलब अभी तो लाइव हुए, अभी हम लाइव हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद जो इस वीडियो को देखेंगे, जिनके लिए रिकॉर्डेड ये वीडियो रहेगा, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जो है जवाब मैं आप लोग को जरूर देता हूं। तो इसी के साथ क्या हम जो है अपने अमरावती कला को स्टार्ट करते हैं। अमरावती कला का मतलब अमरावती मूर्ति कला को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप जो है पेन कॉपी, जो भी आपके पास है पेन कॉपी या टैबलेट जिसमें भी आप नोट करते हैं आप उसको ले लिए, और इन चीज़ों को पॉइंट को क्या आप नोट करते रहिए। इसी के साथ पढ़ाने के साथ साथ क्या आपका जो खुद का जो हैंड रिटेन जो आपका नोट है वो नोट भी तैयार हो जाता है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर उसी टॉपिक पर ही बात की जाती है जो टॉपिक सिलेबस में है, जो टॉपिक पेपर के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या वो इम्पोर्टेंट रखता है। ऐसे किसी भी टॉपिक पे या ऐसे किसी भी विषय पर बात नहीं की जाएगी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, विषय से मतलब टॉपिक से, ठीक है। तो अमरावती कला क्या है, सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करते हैं कि अमरावती कला क्या, यानी अमरावती कला है क्या, ठीक है। पहले हम जानते हैं कि अमरावती कला है क्या। तो इसके लिए हम क्या एक पृष्ठभूमि लेते हैं, पृष्ठभूमि यानी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये अमरावती कला क्या है, किस तरह की इससे अमरावती कला से क्या लेना देना है, और इतिहास में इसका कितना रोल है, इस चैप्टर में क्यों इसको डाला गया है। तो देखिए मौर्यों के काल में गंगा घाटी में, यानी जब मौर्यों का काल था, जब चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे आपका अशोक हुए, चाहे कोई भी मौर्य वंश के जितने भी शासक हुए, तो मौर्यों के काल में गंगा घाटी में, यानी जो हमारी गंगा घाटी है, गंगा घाटी की अगर बात करें तो गंगा ये जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र हो ना, ये घाटी, उसकी अगर बात करें तो गंगा घाटी में बौद्धिक संस्कृति का विस्तार हुआ। यानी गंगा घाटी में क्या बौद्धिक संस्कृति का विकास हुआ। यानी जो आपका गंगा घाटी है, गंगा घाटी अगर सामान्य से अगर हमें ले, जो हमारे यूपी का हिस्सा है, जो बिहार का हिस्सा है, या जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी है, तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने क्या हमारा जो है गंगा घाटी है, इन क्षेत्रों में माना जाता है, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने क्या बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। यानी हमारा जो यूपी है, बिहार है, बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ, बिहार है, या जो आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में क्या हुआ
बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, विकास हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन यहाँ से होते होते इस संस्कृति का जो विस्तार है यानी फैलाव हुआ, वो क्या हुआ, ये गंगा घाटी से होते होते धीरे धीरे एक समय में क्या है, ये जो हमारा साउथ इंडिया है, यानी साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में जो हमारी गोदावरी नदी है, जो दक्षिण भारत की जो नदी है, जैसे जो गोदावरी नदी है, मैं लिख दूं गोदावरी हो गया, गोदावरी हो गया, गोदावरी, कृष्णा नदी, यानी हमारा जो बौद्ध धर्म रहा वो गंगा घाटी के मैदान यानी यूपी बिहार के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे वहां से विस्तार होते हुए उस धर्म का प्रचार प्रसार होते हुए क्या ये दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के जो हमारा गोदावरी नदी है, जो हमारा कृष्णा नदी है, इसके घाटी तक, इन क्षेत्रों तक आ गया। सामान्य यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो जो साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों की सामान्यतः बात करें कि इन क्षेत्रों में क्या है, इसका जो है बौद्धिक संस्कृति यानी बौद्ध धर्म की जो संस्कृति रहा उसका क्या विकास हुआ। अब विकास हुआ तो हमको यहाँ पर यह जानना था कि अमरावती कला क्या होती है, तो हमको अमरावती कला के बारे में जानना चाहिए था। तो हम ये बौद्ध धर्म की विकास क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि जब आप बौद्ध धर्म के विकास को जानेंगे कि कैसे उत्तर भारत से इनका विकास साउथ इंडिया को धीरे धीरे खिसकता गया, यहाँ पर भी इनकी संस्कृति, इनकी कला का विकास हुआ, तब जान के क्या हम अमरावती कला को ही आप जान पाएंगे। उसी को बताने के लिए एक पृष्ठभूमि क्या एक बताया गया। तो बताया क्या जा रहा है कि अमरावती एक महत्वपूर्ण क्या है तत्यापणी रूप में हुआ तथा यह यानी अमरावती एक महत्वपूर्ण तपस्या के रूप में हुआ है। यह अमरावती किसी व्यक्ति का नहीं, एक जगह का स्थान है। यानी अमरावती उस समय जैसे जैसे जो गंगा घाटी का मैदान है, जो उत्तर भारत का जो हमारा मैदान है, जो यूपी बिहार, जो पश्चिम बंगाल, जैसे जैसे इस संस्कृति का विकास दक्षिण यानी साउथ इंडिया में हुआ, कृष्णा और गोदावरी नदी हुआ, तो उस समय जो अमरावती का क्षेत्र था, यह अमरावती का क्षेत्र बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक तपस्या का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ, महत्वपूर्ण तपस्या का रूप में हुआ। यानी यहाँ पर जितने भी बौद्ध भिक्षु थे जो कठोर तपस्या करते थे, क्या हुआ, अमरावती में आकर समानता करने लगे और अमरावती का तपस्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसका विकास हुआ, इसका उद्भव हुआ, इत्यादि चीजें होने लगी। यानी क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ था, उनके जितने भी जगह से हो गए अधिकांशतः यूपी बिहार में से में ही उनका संबंध रहा, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात इस शासन काल में क्या हुआ, उनका जो धर्म है, जो उनका कला है, जो भी उनकी शिक्षा है, जो संस्कृति है, वो क्या अब दक्षिण भारत तक भी क्या फैल गया था। और दक्षिण भारत में जो अमरावती है, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ के क्षेत्र में क्या बड़े पैमाने पर लोग क्या करे तपस्या करने लगे, अन्य चीजें करने लगे। तपस्या के रूप में क्या तपस्या के रूप में क्या इस संस्कृति का एक उद्भव हुआ अमरावती का। अब अमरावती का उद्भव हुआ, यह दक्षिण के जाने वाली व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। और इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि ये जो अमरावती था, ये दक्षिण यानी साउथ इंडिया का सबसे बड़ा क्या व्यापारिक मार्ग था। यानी दक्षिण इंडिया का ये बहुत बड़ा क्या ये एक व्यापारिक मार्ग था। यानी दक्षिण इंडिया का ये क्या एक बहुत बड़ा क्या व्यापारिक मार्ग के रूप में भी हो रहा अमरावती, क्योंकि उस समय जो भी जैसे उस समय जो था हमारा चीन के साथ अच्छा रिश्ता था, अच्छा रिलेशन था, तो चीन के लोग जो आते थे कहीं ना कहीं क्या इसी के रास्ते से क्या समानता अमरावती साउथ इंडिया से लोग जुड़ते थे। तो उस समय क्या था, जो अमरावती था दक्षिण में जाने वाले एक व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। सातवाहनों के संरक्षण में राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति में विकास हुआ। और जो कि मैंने बताया कि जो सातवाहन थे उनका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मतलब महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या सातवाहनों का नियंत्रण था। तो सातवाहनों के नियंत्रण में यह जो अमरावती था, इसका राजनीतिक रूप में और आर्थिक रूप से अच्छा खासा इसका एक विकास हुआ, इस क्षेत्र का क्या विकास हुआ, क्षेत्र का विकास हुआ। अब जानिए जरा प्रमुख क्षेत्र। अब अमरावती में यानी जो अमरावती कला या अमरावती कला में कुछ प्रमुख क्षेत्र को जानिए। इस कला के अंदर कुछ प्रमुख क्षेत्र आते थे। दक्षिण इंडिया में जो साउथ इंडिया था वहाँ पर कला के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र आते थे। कुछ ऐसे जगहों के नाम इसमें क्या सामान्यतः आते थे। अभी क्या है अमरावती कला क्या, मैं उसके बारे में बताता हूँ। पहले आप पृष्ठभूमि जान लें तो ही आप समझ पाएंगे, ठीक है।
तो जो साउथ इंडिया के अमरावती जो कला था ये कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। जैसे एक तो अमरावती में ही फैला हुआ था, अमरावती, अमरावती होगा, नागार्जुन कोंडा होगा, नागार्जुन कोंडा हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, ठीक है। ये क्या, ये क्या अमरावती और नागार्जुन कोंडा जो इसके प्रमुख केंद्र थे, अन्य केंद्र भी थे, ये रहे। अब संरक्षण की बात कर ली जाए, संरक्षण की बात कर लिए, इसको संरक्षण सातवाहनों ने दिया, सातवाहनों ने दिया, सातवाहनों ने दिया। उसके बाद क्या था, एवं इक्ष्वाकु वंश यानी इक्ष्वाकु वंश, यानी जब इनका पतन हो गया तो उसके बाद आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इनका नियंत्रण हुआ, जिन्होंने क्या इस अमरावती कला को संरक्षण दिया। अब जानते हैं कि अमरावती कला क्या थी। अमरावती कला एक तरह की मूर्ति कला थी, जिसमें बुद्ध की या अलग अलग हिंदू धर्म के बहुत से ऐसे देवी देवता थे जहाँ पर क्या इनके मूर्तियों का सामान्यतः निर्माण किया था, और जो निर्माण किया था वो कला अपने आप में एकदम अद्भुत और एक अलग अपने आप में कला थी। तो अमरावती कला में हम मूर्ति निर्माण की कला को जानेंगे, क्या किस तरह की जो मूर्तियां निर्माण होती थी, किस तरह की मूर्ति का निर्माण किया जाता, अन्य चीजें के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि जो इसका केंद्र, ये जो केंद्र है और जो संरक्षण, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप नोट डाउन कर लें। यदि पेपर में एमसीक्यू के रूप में यदि आपसे पूछता है तो आप क्या इसको आसानी से इसको लिख सकें, आप इसे क्या एकदम आसानी से लिख सके। एमसीक्यू के रूप में यदि पूछता है कि अमरावती कला संरक्षण सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश के क्या है, ये दो लोग थे। तो अभी मैं बताता हूँ अमरावती कला क्या होती है। और मैं एक बात बता दूं, मैं डेली शाम 7 बजे मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए मैं लाइव क्लास लाता हूँ। तो आप जो है हमारी इस लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही, समझाए जा रहे हैं, आपको चीज़ें क्या समझ में आ रही ही होंगी। चलिए, तो अब इसी के क्रम में हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को क्या हम देखते हैं। अब अमरावती कला क्या थी, इसके निर्माण सामग्री को जान। देखिए, अमरावती कला सामान्यतः ये एक तरह की मूर्ति कला थी, मूर्ति कला थी, जिसमें हमको बोधिसत्व से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है, आम जीवन से संबंधित एवं हीन यानी महायानी बौद्ध धर्म से संबंधित क्या अधिकांश मूर्तियों का क्या हमें कहानी और श्रृंखलाबद्ध रूप से उकरने को मिला है। यानी जो अमरावती कला था इसमें क्या था, जो बोधिसत्व था, जो हीनयान था, जो महायान था, उनके धर्म के, उनकी संस्कृति, उनके मूर्ति पूजा या उनके मूर्तियों का या उनके अन्य चीज़ों के बारे में क्या उनको जानकारी मिलती है। ये एक अमरावती कला होती थी। देखो, जो मथुरा कला हुआ, जो गंधार कला हुआ, मथुरा कला हुआ, अमरावती कला हुआ, इन अमरावती कला में उस समय के क्षेत्र में जो मूर्ति कला कैसी थी, जो कला के क्षेत्र कैसे थे, क्योंकि कला के क्षेत्र में उस समय केवल मूर्ति कला ही था। जैसे अगर मैं शाहजहां की बात कर दूं तो शाहजहां के समय स्थापत्य क्या था, कला क्या था, कला में जैसे स्थापत्य था, कला में क्या था, स्थापत्य था। अब स्थापत्य में क्या था, जैसे ताजमहल उसने बनवाया, लाल किला बनवाया, तो शाहजहां के समय क्या कला में स्थापत्य था, और स्थापत्य में उसने लाल किला और ताजमहल जैसी चीजें बनाया। तो ऐसे इन शासकों के समय में हमको क्या जो स्थापत्य है उन सभी चीजों के बारे में, कि इस समय जो शासक थे, इन शासकों के समय जो स्थापत्य किस तरह का था, स्थापत्य कला कैसा था, आदि चीजों के बारे में क्या आपको जानना है। तो अब इनके निर्माण सामग्रियों के बारे में जान लीजिए, ताकि किस तरह की इनकी स्थापत्य कला थी। अब देखिए, अधिकांशतः संगमरमर की, यानी ये जो जितने भी मूर्तियां बनाते थे अधिकांशतः क्या संगमरमर के होते थे। दूसरी बात, विषय, आप मूर्ति जो होते थे वो संगमरमर के होते थे। अब किसके होते थे, तो बुद्ध के मूर्ति होते थे, यानी यहाँ पर जो बुद्ध की मूर्ति बनाए जाती थी वो संगमरमर के मूर्ति होते हैं। यानी अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में देखिए बहुत से आपको राम की मूर्ति सफेद कलर की देखने को मिलेगी, सफेद। तो जो सफेद कलर मूर्ति जो देखने को मिलती है असल में वो क्या है, वो संगमरमर का है। तो ऐसे इस समय भी ये लोग क्या बुद्ध की मूर्ति बनाते थे, जो कि संगमरमर का एकदम सफेद कलर के दिखने वाला एक मूर्ति होता था। और ये सातवाहनों के शासनकाल में इनकी मूर्ति बनाई जाती थी।
और इसके साथ साथ आम जनजीवन से संबंधित यानी जो आम लोग थे उनके जीवन से संबंधित भी कुछ मूर्तियों को देखने को मिलता है। विशेषताएं, बुद्ध की मूर्तियों पर हीनयान एवं महायानी दोनों का प्रभाव है। और बुद्ध की जो मूर्तियां मिलती थी वो हीनयान और महायान दोनों की तरह के मूर्तियों का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इस बात को आप विशेष रूप से आप क्या ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, बुद्ध की अधिकांशतः मूर्तियों के एक कहानी एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से उकेरा गया, यानी बुद्ध के मूर्तियों पर एक कहानी, यानी जो बुद्ध की जितनी भी मूर्ति जो बनाई जाती थी उस पर क्या एक कहानी और उसमें कुछ घटनाओं को क्या श्रृंखलाबद्ध से उकेरा जाता था। बुद्ध के जीवन की जो कहानियां थी, जो घटनाएं थी, उसको क्या उस मूर्ति पर क्या सामान्यतः उकेरा जाता था। आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या उकेरा और जातक ग्रंथ है, जातक इसको हम नोट कर, जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप इस टॉपिक को, इस पॉइंट को क्या आप जो है नोट कर लीजिएगा। आम जनजीवन से संबंधित मूर्तियों का निर्माण और आम जनजीवन से संबंधित जैसे किसान है, शासक हो गए या जो व्यापारी हो गए, अन्य ऐसे व्यक्ति हैं, उनके जनजीवन से संबंधित भी कुछ मूर्तियों का निर्माण होता था। जिसमें कोई किसान है खेती करता हुआ, कोई व्यापारी हुआ, या इस तरह के कुछ आम जनजीवन से संबंधित भी कुछ अलग तरह की क्या मूर्तियों को बनाई जाती थी। आप इसका भी एक तरह से आप जो है ध्यान दीजिएगा। कुएं में पानी खींचती हुई नारी की मूर्ति, जैसे आम जनजीवन से संबंधित निर्माण हुआ, जैसे कुएं से पानी खींचती हुई नारी की मूर्ति। काम जीवन से संबंधित कुछ मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। यानी अमरावती कला में आम जनजीवन यानी बौद्ध धर्म से प्लस आम जन जीवन से संबंधित मूर्ति, यानी आम जनजीवन से संबंधित क्या मूर्ति, इसके बारे में याद रखिए। दूसरी सदी ईसा पूर्व में तीसरी सदी ईसा पूर्व है, दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेके तीसरी सदी ईसा पूर्व तक भारत में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और को संक्षेप में बताएं। यह क्या आपके लिए एक प्रश्न है, आप इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, दूसरी सदी से लेकर तीसरी सदी ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व मत ईसवी कर दीजिए कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी तक भारत में स्थापत्य और मूर्ति कला को संक्षिप्त में बताएं। यानी स्थापत्य को चैत्य हो गए, बिहार हो गए, स्तूप हो गए, या मूर्तियों का जैसे कि गंधार मूर्ति कला, अमरावती मूर्ति कला और जो है आपको मथुरा मूर्ति कला, ऐसे इन सब का स्थापत्य के बारे में बताइए। एक प्रश्न है, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप आगे देखिए, नोट, इस काल में प्राकृतिक और तमिल भाषा में साहित्य रचनाएं लिखे गए। यानी इस समय जितने भी साहित्य लिखे जाते हैं वो तीन भाषा में होते थे, एक संस्कृत में, एक तमिल में, एक प्राकृतिक भाषाओं में क्या लिखे जाते थे इस शासन काल में। आप इसको भी क्या ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, तीन भाषाओं में इसको क्या लिखे जाते थे इस काल में। इस काल में देखिए संस्कृति, प्राकृत और तमिल भाषा में क्या साहित्य लिखे जाते थे। यानी इन तीन भाषाओं में क्या साहित्य क्या लिखे जाते थे, इसका विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते, आगे टॉपिक पे कुछ टॉपिक है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कनिष्क विद्वानों की रचनाएं संस्कृति भाषा में, या जैसे जो कनिष्क विद्वान थे, जैसे मैं लिख दूं, जैसे कनिष्क विद्वान की रचना संस्कृति में, ये क्या, ये एक उदाहरण है। आप चाहें तो इसको जो है आप नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, मैं डेली जो हूँ लाइव क्लास आप लोग के लिए चलाता हूँ।
यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दूं। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग को चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको आप जो है नोट कर देख। तो कुल करने का मतलब कि इस समय जो अमरावती कला था, इस अमरावती कला में आपको जितने भी जो साहित्य मिलेंगे मुख्यतः 3 भाषा में ही मिलेंगे, संस्कृति, प्राकृतिक, तमिल भाषा में। देखिए जो संस्कृति भाषा थी, ये देखिए, ये जो संस्कृति भाषा थी आपकी, ये संस्कृति भाषा का प्रयोग जो था शासक वर्ग करते थे, शासक वर्ग करते थे, यानी शासक वर्ग करते थे। जो प्राकृतिक भाषा थी, यह क्या आम लोग प्रयोग करते थे। इस बात को भी याद कर लीजिए कि जो संस्कृति भाषा थी, इसको क्या शासक वर्ग इसका प्रयोग करते थे, जबकि जो आपका जो प्राकृतिक भाषा थी या आम लोग, और संस्कृति भाषा जो थी और शासक वर्ग क्या इसका जो है प्रयोग करते थे। आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट जो है आप पहले ले लीजिए और मैं इसको जो है इरेज कर दूं। ठीक है, वात्स्यायन के काम सूत्र में भी तीसरी सदी की रचनाएं मानी जाती है। यानी जो वात्स्यायन थे, इनके काम सूत्र में भी इनकी 3 रचनाएं तीसरी सदी तक क्या इनकी रचनाएं सामान्यतः मानी जाती है। आप इसका भी जो है आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखिए, वात्स्यायन के काम सूत्र में भी तीसरी सदी तक की रचनाएं मानी जाती है। मनुस्मृति से महाभारत से हुई, मनुस्मृति की रचना महाभारत से हुई, यानी मनुस्मृति की रचना महाभारत से हुई। मैं लिख दूं मनुस्मृति की रचना महाभारत से हुई, यानी मनुस्मृति की रचना जो है महाभारत से हुई। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि मनुस्मृति की रचना महाभारत से हुई। अब किसने इसकी रचना किया था? मनु ने, यानी मनुस्मृति की रचना महाभारत से हुई थी। इसकी रचना मनु नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसकी मनुस्मृति की रचना महाभारत से हुई। प्राकृति में एक प्रमुख रचना गाथा सात सती, जो सातवाहनों शासक हाल की रचना मानी जाती है। और प्राकृति में एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है गाथा सात सती। गाथा सात सती, सातवाहन शासक जिसका नाम था हाल की रचना, यानी गाथा सात सती जो सातवाहन शासक हाल की रचना माने जाते। अब प्राकृतिक में हुआ है भाषा प्राकृतिक, मैं लिख दूं भाषा प्राकृतिक। प्राकृतिक था, ठीक है, मैंने ऊपर प्रकृति लिया था, अब प्राकृतिक के लिए प्राकृतिक जो थे आम लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे बोलचाल के लिए। अब इसको आप लिख दिए, इसके बाद हम जो है इसको नोट कर लीजिए, इसका आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम जो है अब जो है तमिल साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तमिल साहित्य में हम कुछ लोगों के बारे में अब हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी हिसाब से आपका जो गंधार, मथुरा और अमरावती कला ये भी समाप्त हुआ। अब तमिल साहित्य को जानते हैं। तमिल साहित्य को आप जान लीजिए, उसके बाद जो है ये आपका जो चैप्टर होगा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो है अपने आगे के चैप्टर में हम पहुंच जाएंगे, जिसमें अन्य टॉपिकों के बारे में क्या हम जो है पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या है अब अन्य टॉपिकों के बारे में हम जो है क्रमशः पढ़ेंगे, जिससे आपके लिए क्या ये जो चैप्टर है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब देखिए, अब तमिल साहित्य के बारे में आते हैं। इसको भी मैं रेस कर दूं।
अब तमिल साहित्य, पांड्य शासक के संरक्षण ने तमिल कवियों के 3 कवियों का आयोग और इन संगम ने रचित किया है। ठीक है, पांड्य शासक यानी पांड्य शासक जिनका नाम था आयोग, 3 कवियों का उन्होंने क्या उल्लेख किया है। संगम में रचित रचनाओं तथा इस काल से संबंधित कुछ अन्य रचनाओं को भी संगम साहित्य कहते हैं। यानी पांड्य शासक के संरक्षण ने 3 तमिल कवियों के रचना का उपयोग किया है और इन संगम में इनके तीनों के संगम देखिए, जो पांड्य एक शासक थे जिन्होंने 3 कवियों का उल्लेख किया है, जिनके संगम से एक साहित्य की, इन तीनों के संगम से एक साहित्य की रचना की गई जिसको संगम साहित्य कहते हैं। तो ये पांड्य एक शासक थे जिन्होंने 3 कवियों का उल्लेख किया, जिन्होंने 3 कवियों के संगम से यानी मिलन से एक साहित्य का रचना किया जिसको संगम साहित्य कहते हैं। और ये जो था, जो 3 कवि थे ये तमिल भाषा, तमिल कवि थे, तमिल ये कवि थे। इसका भी आप विशेष रूप से आप इसको भी जरा ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, प्रथम संगम साहित्य देखिए, मदुरा तमिलनाडु में 3 संगम साहित्य थे। संगम साहित्य 3 संगमों साहित्य के मिलकर बना, इसमें 3 संगम साहित्य, प्रथम संगम साहित्य, द्वितीय संगम साहित्य और तृतीय संगम साहित्य। अब प्रथम और द्वितीय तृतीय संगम साहित्य में जाए, देखिए प्रथम संगम साहित्य, प्रथम संगम साहित्य, ठीक है। अब जरा देखिएगा, स्थान है मदुरा, अब मदुरा आपका जो पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है। अध्यक्षता अगस्त ने की थी। और जब ये संगम साहित्य जब इसका रचना किया जाता था, इसके अध्यक्ष थे कौन थे? अध्यक्ष थे अगस्त नाम के एक व्यक्ति थे। या अगस्त का महीना नहीं है, व्यक्ति है। अगस्त ने क्या इसकी अध्यक्षता की थी, इस संगम साहित्य की। इस काल का कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है, और इस काल का कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है, यानी कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। इसको नेक्स्ट लिया, तो प्रथम संगम साहित्य जो है मैं प्रथम लिख दूं, आप एक नहीं समझ पाएंगे, मैं प्रथम लिख दूं प्रथम संगम साहित्य। आप इसको जो है नोट कर लीजिए। प्रथम जो संगम साहित्य है वो मदुरा यानी तमिलनाडु में जो है इसकी रचना हुई थी, और अध्यक्ष थे अगस्त। और कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है, इस बात को क्या आप जो है ध्यान दीजिएगा। कोई भी इसका साहित्य जो है वो आपका क्या उपलब्ध नहीं है, इसका जो है आप ध्यान दीजिएगा। अब हम द्वितीय संगम साहित्य के बारे में अब हम जानते हैं। देखिए, प्रथम हो गया, अब द्वितीय संगम साहित्य के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय संगम साहित्य के बारे में जो है अब हम जान लेते हैं। देखिए, मैं लिख दूं द्वितीय। अब द्वितीय संगम साहित्य के बारे में देखिए, कपाटपुरम या अलवे इसके अध्यक्ष थे अगस्त। इसके भी जो अध्यक्ष थे अगस्त थे, यानी इसके भी जो अध्यक्ष थे वह अगस्त ही थे। अगस्त इस संगम का एक ग्रंथ उपलब्ध है, और इस संगम का एक ग्रंथ उपलब्ध है, इसका एक ग्रंथ उपलब्ध है, इसका एक ग्रंथ उपलब्ध है। कौन सा नाम है, मैं लिख दूं
तोलकम पीएमम, तोलकम पीएमम, यमम, तोलकम पीएमम ये, और इसके लेखक हैं लोकप्रियमम। ये एक उपलब्ध है तोलकम पीएमम, और लेखक हैं, और लेखक हैं, लेखक हैं, और लेखक हैं, नाम है इनका लोकप्रियमम, तोलकम पीएमम, तोलकम पीएस। इसका देखिए द्वितीय संगम साहित्य जो कि कटापुरम या अल्वे में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अगस्त, और इसका एक ग्रंथ उपलब्ध है लोकतम पीएमम, और इसके लेखक हैं तोलक पीएमम। इसके लेखक हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, एमसीक्यू में हो सकता है तो पूछ सकता है। देखिए जो अमरावती गंधार कला है, जो संगम साहित्य, ये सभी चीजें क्या आपका जो है पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं लिखवा रहा हूँ, नहीं तो ये क्या इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बारे में एक बात और नोट कर लीजिए, तमिल व्याकरणों पर प्राचीन पुस्तक है, और ये क्या तमिल व्याकरण नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसा, तमिल व्याकरण पर प्राचीन पुस्तक है, यानी तमिल व्याकरण पर प्राचीन पुस्तक है, और इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, और इसमें इसको मैं तमिल साहित्य मिटा दूं ताकि लिखने के लिए जगह हो जाए, और इसमें इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। इसको भी आप क्या आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक बात और जान लीजिए, ठीक है, तमिल साहित्य में प्रथम द्वितीय हो गया, अब तृतीय जानिए, ठीक है, आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें ना समझ में आए तो लाइव क्लास है, आप कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में पढ़ता हूँ और आप लोग का जवाब मैं देता हूँ। और जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, यदि उनको समझ नहीं आ रहा है तो उनके लिए मैं ये कहूँगा उनको कि आप यदि रिकॉर्डेड क्लास फिर भी आप कमेंट करें, यदि ना समझ आए तो उसका क्या मैं रिप्लाई देता हूँ। और यदि फिर भी ना समझ तो आप जो है क्या कम से कम वीडियो को 2 बार जो है आप देखिए, और आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप जो है क्या इस कमेंट आप जो है कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आपका जवाब मैं देता हूँ, चलिए जवाब देता हूँ। तो इसी के साथ साथ चलिए अब जो है तृतीय संगम को पढ़, तृतीय संगम यानी तृतीय संगम साहित्य, संगम साहित्य को पढ़ लेते हैं। स्थान क्या था? मदुरा, स्थान मदुरा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, मदुरा तमिलनाडु, ठीक है। अध्यक्ष थे न कविवर, अध्यक्ष मैं अध्यक्ष लिख दूं, अध्यक्ष न कविवर थे। इस संगम के अधिकांश साहित्य उपलब्ध है, अधिकांश तो लिख दूं, अधिकांश साहित्य उपलब्ध, ठीक, उपलब्ध है। इन साहित्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, इसको क्या 2 भागों में क्या वर्गीकृत किया गया है। पहला उपदेशात्मक एवं असंख्यात्मक, पहला
उपदेशात्मक, उपदेशात्मक, दूसरा आख्यानात्मक, ठीक है। ये दो भाग में क्या इसको बांटा गया। अब सवाल उठता है उपदेशात्मक क्या है, क्या है। देखिए कुरल या तिरकुलर इसके लेखक हैं। पहले लेखक जानिए, इसके लेखक जो हैं दो नाम ऐसा मान, लेखक एक ही है। देखिए लेखक जो है एक ही है, इनको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसलिए आप इसे जा सकते हैं लेखक। लेखक ऐसा माना कि इनको कुरल, कुरल या तिरकुलर, तिरकुलर, कुरल या तिरकुलर क्या इनका नाम जाना जाता है। या तो ये देखिए लेखक एक ही व्यक्ति हैं, कहीं पर कुछ किताबों इनका नाम कुरल मिलता है तो कहीं पर इनका तिरकुलर मिलता है। नाम कन्फर्म नहीं क्या नाम था, तो आप या करके ही लिखिएगा। कुरल या तिरकुलर नाम से इनका जाना जाता है। अब देखिए तिरकुलर संगम काल में संबंधित महाकाव्य, महाकाव्य थे, शिल्प दिकाव्य और मल्लिखव इत्यादि नाम है। तो ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो है संगम साहित्य जो होता है ये भी क्या समाप्त होता है। संगम साहित्य जो टॉपिक था, जो चैप्टर था, ये क्या ये भी आपका जो फोर्थ जो चैप्टर है, ये फोर्थ चैप्टर क्या आपका जो है समाप्त होता है। इसी के हिसाब से आपका फोर्थ जो चैप्टर है देखिए समाप्त होता है। आप इसका जो पहले आप स्क्रीनशॉट आप पहले ले लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए प्राचीन काल में जो है आपका जो देखिए समाप्त होता है, देखिए ये चैप्टर नहीं समाप्त होता, देखिए टॉपिक के समाप्त हो, सॉरी मैंने चैप्टर बोला टॉपिक समाप्त। देखिए आपका जो ये जो अगर आप मध्य भारत का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो वो आपका जो है लगभग आपका जो मध्य भारत का इतिहास है ये 1000 ईस्वी से आपको पढ़ना पड़ेगा। मध्य भारत का आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और ये जो चौथा चैप्टर है इसमें बहुत कम कम शब्दों में आपका क्या लगभग 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक क्या इसकी जानकारी दिया हुआ है। बहुत कम कम शब्दों में क्या इसकी जो है आपको जानकारी दे रखा है। और हमें क्या पढ़ना है, हमको लगभग 600 ईस्वी तक इसकी जानकारी पढ़ना है। तो अभी हम लोग क्या 300 ईस्वी तक पढ़ लिए। अब इसके बाद जिसे गुप्त काल के नाम आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो आज के सेशन को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल के वीडियो में हम 300 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जिसको गुप्त काल कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।